हेलो फैमिली, मेरा नाम है निखिल और तुम्हारा स्वागत है इन्फिनिटी कासल आर के पार्ट 4 में। जहां आज की इस वीडियो में तुम्हें पूरे के पूरे डीमन स्लेयर हिस्ट्री की अब तक की सबसे ज्यादा सैडेस्ट बैक स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि होगी नन अदर देन अपर मून 3 अकाजा की। और तुम्हें जानने को मिलेगा कि कैसे ग्यू और तांजिरो इतने ज्यादा पावरफुल अपर मून डीमन को कैसे मार पाते हैं। और अगर तुम्हें भी इन सभी सवालों की जवाब को जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी मजा आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, इन्फिनिटी कासल आर के पार्ट 3 में हमने देखा था कि ग्यू वर्सेस अकाजा की बैटल में अकाजा ग्यू पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, जिसके बाद ग्यू फाइट में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेता है। बट अकाजा ग्यू की तलवार को पकड़कर तोड़ देता है और वो ग्यू को मारने ही वाला होता है। बट तांजिरो किसी तरीके से ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख पा रहा होता है और तांजिरो सन ब्रीदिंग का यूज कर अकाजा के सर को काट देता है। और अब आगे गाइस, हम देखते हैं कि अकाजा का सर डिसइंटीग्रेट होने के बावजूद अकाजा अपनी बॉडी को बड़ी इजीली मूव कर पा रहा था और अकाजा तांजिरो के ऊपर अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है, जिससे तांजिरो सीधा जाकर दीवार में घुसता है और बेहोश हो जाता है। और इससे पहले अकाजा की बॉडी तांजिरो के ऊपर और कोई अटैक कर पाती, ग्यू उसे बचा लेता अपनी वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट की मदद से। और ग्यू के इस अटैक की वजह से अकाजा की बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि ये सभी कट पहले से भी ज्यादा जल्दी हील हो रहे थे। और ये सब कुछ देखकर ग्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अकाजा से कहता है कि अगर उसे अब तांजिरो को मारना है तो उससे पहले उसे ग्यू से फाइट करनी होगी, क्योंकि अब वो उसके फैमिली मेंबर और उसके दोस्तों को और ज्यादा मरते हुए नहीं देख सकता। और जैसे ही अकाजा ग्यू की इस बात को सुनता है, उसे किसी इंसान की याद आने लगती है और वो बंदा अकाजा से कहता है कि तलवार हमारे दिलों में है और जिस चीज से हम लड़ते हैं वो है हमारे हाथ। लेकिन उस इंसान की बात को सुनकर भी अकाजा को कुछ याद नहीं आ रहा होता और अकाजा ग्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एक 16 साल की लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और वो लड़की अकाजा से कहती है, हाकुजी सान, अब वो समय आ गया है जब तुम ये सब कुछ बंद कर दो। वहीं दूसरी तरफ ग्यू देखता है कि अकाजा फाइटिंग मोड में आ चुका है, लेकिन अब ग्यू की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और अब वो और ज्यादा आगे फाइट नहीं कर सकता। और अब ग्यू की मसल्स और उसके दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है और जो चीज उसे अब तक खड़ा रख रही है वो है उसकी ब्रीदिंग। और इसी वजह से ग्यू ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो अकाजा से अब फाइट करेगा कैसे। लेकिन अब जो भी हो, ग्यू तांजिरो को मरने नहीं देगा। अकाजा फिर ग्यू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो लड़की फिर से अकाजा के हाथ को पकड़ लेती है और फिर से हाकुजी को रुकने के लिए बोलती है। लेकिन अकाजा उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन और आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। और वो लड़की अकाजा से कहती है कि अब समय आ चुका है कि हम दोनों फाइनली अब आफ्टर लाइफ में जाएं। इस पर अकाजा उस लड़की से बोलता है कि उसे अभी तांजिरो और ग्यू को मारना होगा। इस पर वो लड़की अकाजा से कहती है कि आखिरकार तुम्हें इन दोनों को मारना क्यों है। इस पर अकाजा उस लड़की से कहता है कि मैं इन दोनों को मारकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और जब वो लड़की अकाजा से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्यों होना है, इस पर अकाजा उस लड़की से कहता है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो भला मैं अपने घर पर अपने डैड के लिए मेडिसिन कैसे ले जा पाऊंगा। और गाइस, इस पॉइंट पर हमें पूरे डीमन स्लेयर सीरीज की सबसे ज्यादा सैड बैक स्टोरी देखने को मिलती है, जहां पर डीमन बनने से पहले अकाजा का नाम हाकुजी था। जहां हमें 11 साल का हाकुजी नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है, जिसे कि गांव वालों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और इसलिए गांव वालों ने उस बच्चे की बॉडी पर कई सारे टैटू बना दिए थे, जिससे कि यह पता चल सके कि ये बच्चा एक चोर है। और उस टैटू के साथ उस 11 साल के बच्चे को इतना ज्यादा मारा गया था, जिससे कि उसके बॉडी के ऊपर हर जगह खून के निशान फैल गए थे। फिर उस 11 साल के बच्चे को गाँव के मुखिया के सामने पेश किया जाता है और गाँव का मुखिया ये देखकर पूरी तरीके से हैरान था कि इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद कोई बच्चा हंस कैसे सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा मार से तो कोई बड़ा आदमी भी रो पड़ेगा और वो भी रहम की भीख मांगेगा। लेकिन एक तरफ ये बच्चा है और इसलिए उस गांव का मुखिया हाकुजी को शैतान का बच्चा यानी कि डीमन चाइल्ड घोषित कर देता है, जिसके बाद गांव के लोग उसे छोड़ देते हैं और हाकुजी अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ठीक तभी हाकुजी को रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिलता है, जो कि हाकुजी को बताता है कि जब उसके डैड को ये पता चला कि हाकुजी ने चोरी करी है सिर्फ और सिर्फ उसके बीमार बाप को खिलाने के लिए, तब उन्हें इस चीज से इतना ज्यादा बुरा लगा और उन्हें इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और इस बूढ़े इंसान की इस बात को सुनकर हाकुजी पूरी तरीके से हिल जाता है, जिसके बाद हाकुजी अपने डैड का अंतिम संस्कार करता है और उनके लिखे हुए आखिरी लेटर को भी पढ़ता है, जिसके अंदर लिखा था कि वो बस हाकुजी के ऊपर एक बोझ है और वो हाकुजी को चोरी करता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इसलिए वो हाकुजी के सर से थोड़ा बोझ कम कर रहे हैं। और इसलिए हाकुजी के डैड हाकुजी से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक हॉनेस्ट लाइफ जियो, जिसमें तुम्हें कोई भी गलत
काम ना करना पड़े। और इस लेटर को पढ़कर हाकुजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुद से कहता है कि अगर उसके डैड को उससे कोई प्रॉब्लम थी तो वो उससे कह सकते थे, बट सुसाइड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने उस दिन जो मार खाई थी वो उससे 10 गुना ज्यादा मार खा सकता था अपने डैड के लिए, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत के बाद भी वो अपने डैड को नहीं बचा पाया। और इसलिए हाकुजी को इंसान की बनाई हुई सोसाइटी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद हाकुजी अपने गाँव को छोड़कर दूसरे गाँव चला जाता है, जहाँ पर हाकुजी को कुछ लोग मिलते हैं जिससे उसकी लड़ाई हो जाती है। एक 11 साल का बच्चा जिसके सामने 7 बड़े आदमी थे, लेकिन फिर भी हाकुजी उन सबको इतनी ज्यादा ब्रूटली तरीके से मारता है कि कोई इस बात का यकीन ही नहीं करता कि ये सब कुछ काम एक 11 साल के बच्चे ने करा है। और हाकुजी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसके डैड ने किसी का भी कुछ बुरा नहीं करा, लेकिन फिर भी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो मारे गए। एक तभी उस गाँव का एक मार्शल आर्टिस्ट उस जगह पर आ जाता है जहाँ हाकुजी ने उन 7 लोगों को मारा था। और जैसे ही उस मार्शल आर्टिस्ट को ये पता चलता है कि ये बात सच है तो वो बस उस बच्चे को अपना डोजो ज्वाइन करने के लिए कहता है। हालांकि हाकुजी स्टार्टिंग में तो उसे मना कर देता है, बट समहाउ वो मार्शल आर्टिस्ट हाकुजी को मना लेता है और उसे अपने डोजो ले जाता है। और फिर वो हाकुजी से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसका नाम केजो है और वो एक डोजो चलाता है जिसमें बेसिकली वो मार्शल आर्ट सिखाता है। हालांकि उसके डोजो में कोई भी स्टूडेंट नहीं आता, इसलिए उसे कुछ छोटे मोटे काम कर अपना घर चलाना पड़ता है। फिर मास्टर हाकुजी को एक ऑफर देते हैं कि अगर वो चाहे तो वो उनके साथ यहाँ पर रह सकता है, लेकिन उनकी एक बेटी है जो कि काफी ज्यादा बीमार रहती है, इसलिए हाकुजी को उसका ख्याल रखना होगा। मास्टर यहाँ हाकुजी को ये भी बताते कि उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो अपनी बीमार बेटी का ख्याल ढंग से नहीं रख पा रही थी। मतलब इस लेवल की केयर चाहिए होती है उनकी लड़की को, और उनकी बेटी इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो किसी भी वक्त सीरियस हो जाती है। और उसी दिन हाकुजी पहली बार कायुकी को देखता है जो कि अपने बेड पर लेटी हुई थी क्योंकि ऑब्वियसली वो बीमार थी। और जब हाकुजी कायुकी को पहली बार देखता है तो उसे अपने बीमार बाप की याद आ जाती है। जिसके बाद मास्टर केजो काम से बाहर चले जाते हैं और कायुकी हाकुजी से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें किसने मारा। और अकाजा जिसे की ये सारी चीजें याद आ रही थी वो खुद से कहता है कि उसकी लाइफ एक बोरिंग और बेकार कहानी के सिवा और कुछ भी नहीं है। अकाजा फिर सोचता है कि क्यों बीमार लोग हर चीज का जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं और वो हमेशा इस गिल्ट में रहते हैं, क्योंकि उसके डैड भी ऐसा ही किया करते थे और कायुकी भी, क्योंकि कई बार हाकुजी को ट्रेनिंग के समय कायुकी की केयर करनी पड़ती थी क्योंकि उसकी बॉडी हमेशा से बहुत कमजोर थी और इसी वजह से उसे हमेशा से कोई ना कोई चाहिए था जो कि उसकी देखभाल कर सके। बट हाकुजी को इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो शुरू से अपने डैड की देखभाल करता था और इसलिए उसे उन सब चीजों की आदत थी। और क्योंकि उसने कभी नॉर्मल बचपन जिया ही नहीं, इसलिए उसका कभी मन भी नहीं करा कि वो बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेले, इसलिए वो अपना पूरा टाइम या तो ट्रेनिंग करता या फिर कायुकी की देखभाल करता। फिर कायुकी हाकुजी से कहती है कि आज रात को फायरवर्क का शो होने वाला है और मैंने सुना है कि ब्रिज पर से फायरवर्क का शो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, लेकिन ऑब्वियसली कायुकी कभी वहाँ पर जा नहीं पाई क्योंकि वो हमेशा बीमार रहती थी। इसलिए कायुकी ये चाहती थी कि वो मरने से पहले एक बार तो शो को देखे। और कायुकी की इस बात को सुनकर हाकुजी बोलता है कि अगर आज वो शो को नहीं भी देख पाए तो इस बात पर उसे पूरा भरोसा है कि अगले साल या फिर उसके अगले साल कायुकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और वो दोनों साथ में जाकर इस शो को देखेंगे। अब हाकुजी की इस बात को सुनकर कायुकी लिटरली रोने लगती है और हाकुजी को ये समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार कायुकी रो क्यों रही है। इस पर हाकुजी सोचता है कि शायद उसके डिप्रेसिंग नेचर की वजह से ऐसा है। फिर एक दिन मास्टर और हाकुजी कुएं में से पानी पी रहे थे और तभी मास्टर केजो हाकुजी को ये बताते हैं कि उन्होंने एक बार एक बूढ़े इंसान की मदद की थी और अपनी फाइटिंग स्टाइल की हेल्प से उन्हें एक चोर से बचा लिया था। और इसके बाद वो बूढ़ा इंसान मास्टर से इतना ज्यादा खुश हुआ कि उस बूढ़े इंसान ने खुश होकर मास्टर को ये जमीन दे दी और तब मास्टर ने जमीन के ऊपर अपने डोजो को बना लिया। लेकिन जैसे ही पास के किंजित्सु डोजो वालों को इस बारे में पता चला तो उस डोजो के सारे बच्चे और टीचर्स ने मास्टर केजो की बुराई करना स्टार्ट कर दी और गाँव में उनकी इमेज इतनी ज्यादा खराब कर दी कि अब उनके डोजो में कोई भी नहीं आता। और हाकुजी इन सभी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और सब कुछ हो जाने के बाद धीरे धीरे हाकुजी मास्टर की फैमिली का एक हिस्सा बनने लगता है। फिर यहाँ से कहानी सीधा पहुँचती है 2 साल आगे, जहाँ हाकुजी 18 साल का हो जाता है और काजुकी 16 साल की। और फिर एक दिन हाकुजी अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर रहा था जहाँ पर वो घर के सभी काम को कर रहा होता है। जिसके बाद मास्टर केजो हाकुजी को उसके रूम में बुलाते हैं और मास्टर केजो बड़ी कैजुअली हाकुजी से पूछते हैं कि क्या वो उनके बाद इस डोजो को संभालेगा और क्या वो उनकी बेटी से शादी करेगा। और ये सब कुछ इतना ज्यादा रैंडम था कि कायोकी और हाकुजी दोनों को शर्म आ जाती है। फिर हाकुजी को उसके फादर की बात याद आती है कि कैसे उसके फादर के आखिरी लेटर में उन्होंने कहा था कि हाकुजी मैं चाहता हूँ कि तुम एक नॉर्मल लाइफ को जियो। और आज शायद यही समय है जहाँ हाकुजी एक नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट करने वाला है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हाकुजी अपने मन में सोचता है कि उसे सिर्फ अब 2 ही लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। पहला है मास्टर केजो और दूसरी है कायुकी। इसके लिए भले ही उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जिसके बाद हाकुजी अपने फादर की ग्रेव पे जाता है उन्हें खुशखबरी देने के लिए। बट शाम को जब वो अपने घर लौट रहा था तब उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है जो कि उसे बताता है कि पास ही के किंजित्सु डोजो वालों ने उसके कुएं में जहर मिला दिया, जिस वजह से मास्टर केजो और कायुकी की डेथ हो
हो चुकी है। और मास्टर केजो और कायुकी की बॉडी को देखकर हाकुजी सोचता है कि वो कभी भी अपने लव वंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर हाकुजी को ये बात याद आती है कि कैसे इस साल वो पहली बार कायुकी के साथ फायरवर्क देखने के लिए ब्रिज पर गया था, जहाँ पर कायुकी उसे एक ऐसी चीज के बारे में याद दिलाती है जिसके बारे में भले ही हाकुजी भूल गया था, बट कायुकी उस बारे में कभी भी नहीं भूल सकती कि जब वो दोनों बच्चे थे और कायुकी ने हाकुजी को अपनी फायरवर्क देखने की इच्छा के बारे में बताया था कि भले ही इस साल हम फायरवर्क को नहीं देख पाए, लेकिन उसके अगले साल या फिर उसके भी अगले साल मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि हम साथ में फायरवर्क को देखेंगे। और हाकुजी की ये छोटी सी बात कायुकी के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कायुकी बचपन से ही इतनी ज्यादा कमजोर थी कि डॉक्टर को भी नहीं पता था कि कायुकी अब और कितने दिन जिंदा रहने वाली है। और अपनी बीमार बेटी का ध्यान रखना इतना ज्यादा मुश्किल था कि कायुकी की मदर ने भी सुसाइड कर लिया था। लेकिन एक तरफ अपना हाकुजी है जिसे कि कायुकी के ऊपर पूरा भरोसा है, और हाकुजी हमेशा से कायुकी के साथ नॉर्मल बिहेव करता था, ना कि एक बीमार इंसान की तरह। और उस दिन कायुकी हाकुजी को ब्रिज पर शादी के लिए प्रपोज करती है, जिस पर हाकुजी बिना सोचे समझे हाँ कर देता है, ये कहते हुए कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि वो कायुकी को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन अब मास्टर केजो और कायुकी दोनों ही मर चुके हैं, तो फिर हाकुजी का वो वादा किसी भी काम का नहीं रहा। फिर हमें एक बहुत ज्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, जो कि सिर्फ उस गांव के मैजिस्ट्रेट ऑफिस के अंदर रजिस्टर है, और उसके अलावा हर जगह से उसका नामो निशान मिटा दिया गया है। हाकुजी नाम का एक 14 साल का लड़का किंजुत्सु डोजो में घुसता है और वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे 67 लोगों को, मार्क माय वर्ड, 67 लोगों को अपने हाथों के दम पर ब्रूटली मार देता है। और ये मंजर इतना ज्यादा खतरनाक था क्योंकि हाकुजी अपने सिर्फ हाथों के दम पर लोगों की पसलियों को तोड़ रहा था और उनके सरों को फोड़ रहा था। और जब बाद में वहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर 67 लोगों की लाशों के टुकड़ों से भरा हुआ डोजो मिलता है। और ये इंसिडेंट इतना ज्यादा ब्रूटल था कि गाँव वालों ने इसे एक झूठी कहानी बता दिया और इसे एक बुरा सपना समझकर भूल गए। डोजो में मौजूद सभी लोगों को मारने के बाद हाकुजी, जिसे कि अब ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या, वो सीधा जाकर मिलता है मुजान किबुत्सुजी से। अब मुजान यहाँ पर खुद हैरान था कि किसी इंसान ने बेयर हैंडेडली 67 लोगों को आखिरकार मार कैसे दिया, और वो अपने मन में बोलता है कि मैंने तो किसी डीमन को नहीं भेजा था, तो फिर आखिरकार ये काम करा तो करा किसने। फिर हाकुजी अपने सामने खड़े बंदे से कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। और ऑब्वियसली यार हाकुजी की इस बात को सुनकर मुजान थोड़ा हंसता है और वो अपने हाथ को हाकुजी के सर के आर पार कर देता है, ये कहते हुए कि तुम सच में एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड इंसान हो, तुम एक अपर मून भी बन सकते हो, क्या तुम एक डीमन बनना पसंद करोगे। इस पर हाकुजी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हाकुजी नाम का ये बंदा बन जाता है अपर मून 3 अकाजा, और एक डीमन बनने के बाद अकाजा अपनी सभी मेमोरीज को भूल जाता है और उसे सिर्फ इतना याद रहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, जबकि असलियत में अब उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बचा ही नहीं। फिर अकाजा एंड में बोलता है कि उसकी स्टोरी सिर्फ एक बोरिंग कहानी के सिवा और कुछ भी नहीं है। फिर हम रियल टाइम में देखते हैं जहाँ तांजिरो को होश आ जाता है और वो अपने सामने अकाजा को जिंदा देखकर हैरान था, और उसे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा होता कि अकाजा अब तक भला जिंदा कैसे है। इनफैक्ट उसने तो अपने सर को भी रीजनरेट कर लिया है। और अकाजा की कुछ भी करने से पहले तांजिरो उस पर अटैक करने के लिए अपने हिनोकामी कागुरा को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तांजिरो इतना ज्यादा थक चुका था कि उसके हाथों से उसकी तलवार भी छूट जाती है। लेकिन अब क्योंकि वो अकाजा के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका था, इसलिए वो अकाजा के मुंह पर एक कसकर घुसंडी मारता है और तांजिरो के पंच को खाकर अकाजा को मास्टर केजो के पंच की याद आ जाती है। ठीक तभी अकाजा को ये याद आता है कि आखिरकार उसे वीक लोगों से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। अकाजा कमजोर लोगों से इतनी ज्यादा नफरत इसलिए करता था क्योंकि कमजोर लोग पीठ पीछे लोगों की बुराई करते हैं और दूसरों के कुएं में पॉइजन को डाल देते हैं। वो लोग कभी भी फेस टू फेस फाइट नहीं करते। लेकिन अकाजा ने मास्टर के फाइटिंग स्टाइल को एक हथियार बना लिया था गलत काम करने के लिए, और उसने कभी भी अपने मास्टर के फाइटिंग स्टाइल और उसके फादर की आखिरी वर्ड दोनों की रिस्पेक्ट नहीं करी और डीमन बनकर लोगों का नरसंहार करा। इसके बाद अकाजा अपने डिस्ट्रक्टिव किल ब्लड डीमन आर्ट को यूज करता है, जिसे देखकर तांजिरो और ग्यू दोनों ही पैनिक करने लगते हैं। लेकिन तभी तांजिरो अकाजा को स्माइल करते हुए देखता है और अकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज खुद के ऊपर कर लेता है और वो खुद को खत्म कर लेता है। और ये सब कुछ देखकर ग्यू, तांजिरो और मैं तीनों कम्प्लीटली शॉक थे। लेकिन तांजिरो की स्मेल करने की पावर इतनी ज्यादा कमाल की है कि वो सेंस कर लेता है कि अकाजा इस समय बहुत ज्यादा खुश और रिलीफ फील कर रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उसे कई सालों बाद मुक्ति मिली हो। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती क्योंकि अकाजा की बॉडी में मुजान का बहुत सारा ब्लड था, इसलिए अकाजा की बॉडी दोबारा से रीजनरेट करने लगती है। हालांकि अकाजा अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो रीजनरेशन को रोक सके और वो खुद को समझाता है कि वो इस फाइट को हार चुका है और ग्यू और तांजिरो ने बिना किसी चीटिंग के उसे फाइट में हराया है। और अकाजा उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है जो कि हार मानने की जगह पीठ पीछे हमला करते हैं। फिर अकाजा की स्पिरिट उसके डैड से मिलती है, जहाँ अकाजा उसके डैड से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और इसके रिप्लाई में अकाजा के डैड उससे कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ हाकुजी सान। फिर अकाजा ने डीमन बनकर जो कुछ भी करा है वो इन सब चीजों के लिए अपने डैड से सर झुकाकर माफी मांगता है। और तभी मास्टर केजो अकाजा के सर पर अपना हाथ रखते हैं और वो अकाजा से कहते हैं कि भले ही किसी ने कुछ भी करा हो पर हर किसी के
के पास एक मौका होता है सब कुछ ठीक करने का और हम तुम्हारे साथ हैं। और जैसे अकाजा अपने मास्टर की बात को सुनकर खुश होता है, मुजान किबुत्सुजी अकाजा के सर को पकड़ लेता है और वो उसे धमकाने लगता है कि वो कोई इंसान नहीं है और उसे अपने मास्टर मुजान को सर्व करना चाहिए और इससे अकाजा की बॉडी और भी जल्दी रीजनरेट करने लगती है। पर ठीक समय पर वहाँ पर कायुगी की स्पिरिट आ जाती है और वो अकाजा से बोलती है कि अब समय आ चुका है आफ्टर लाइफ में जाने का, तो तुम अब इन सब चीजों को बंद कर सकते हो। और भले ही मुजान अकाजा की बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाकुजी की विल पावर मुजान के आगे जीत जाती है। और गाइस फाइनली अकाजा कायुकी से गले मिलता है और रोते हुए माफी मांगता है कि उसने अपने प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं किया और वो मास्टर और कायुकी दोनों की जान को नहीं बचा पाया। लेकिन कायुकी को हाकुजी से कोई भी शिकायत नहीं थी और वो उससे कहती है कि इतने लंबे समय के बाद अब वो फाइनली आफ्टर लाइफ में जा सकते हैं। और जिस पोजीशन में कायुकी अकाजा को गले मिलती है, ठीक उसी पोजीशन में अकाजा की बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और अकाजा के साथ कायुकी भी हेल में चली जाती है। और इसी के साथ फाइनली ये एपिक बैटल यहीं पर खत्म हो जाती है, जिससे कि ग्यो और तांजिरो दोनों काफी ज्यादा रिलीफ फील करते हैं। इसके बाद ये दोनों ही अपने मन में सोचने लगते हैं कि अब इन्हें लेडी तमायो के पास जाना चाहिए, लेकिन इन दोनों में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि ये दोनों अब खड़े भी हो सके। जहाँ तांजिरो इतना ज्यादा थक जाता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ ग्यो अपनी तलवार को अपने सर पर रखकर बेहोश हो जाता है। ठीक तभी सारे के सारे डीमन स्लेयर क्रोस सभी को ये अनाउंस करते हैं कि फाइनली अपर मून 3 अकाजा मारा गया है और तांजिरो और ग्यू जिन्होंने उसे मारा है वो दोनों बेहोश हो चुके हैं। फिर इन्फिनिटी कासल में हम कोकोशिबू को देखते हैं जो कि अकाजा की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा था और उसे जब ये पता चलता है कि अकाजा मारा जा चुका है तो वो इस चीज से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने आसपास खड़े पिलर्स को एक ही झटके में काट देता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे अकाजा, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं अपर मून 2 डोमा का, जिसने अभी अभी शिनोबू को खाया होता है। डोमा अपने मन में सोचता है कि अकाजा एक बहुत ज्यादा अच्छा डीमन था, लेकिन वो कभी भी उसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो कभी भी वुमेन्स को नहीं मारता था और लड़कियों को मारकर खाना उसके उसूलों के खिलाफ था। लेकिन डोमा के अकॉर्डिंग लड़कियों की बॉडी में ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू मैन। लेकिन डोमा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अकाजा मर जाए या फिर जिंदा रहे और वो अपने सामने खड़ी लड़की से उसका नाम पूछता है, जिसके रिप्लाई में वो लड़की उसे अपना नाम सियोरी कनाओ बताती है। और कनाओ की हालत इस समय बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि ऑब्वियसली यार उसने अभी अभी अपर मून 2 से फाइट करी है और इवन वो तब तक एक हाशिरा भी नहीं बनी है। और इसी पैनल के साथ में इन्फिनिटी कासल आर्क का पार्ट 4 यानी कि अकाजा वर्सेस ग्यू वर्सेस तांजिरो के बीच में फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस इन्फिनिटी कासल आर्क के पार्ट 5 में हमें फाइट देखने को मिलेगी अब तक के सबसे ज्यादा क्रूल और इवल डीमन यानी कि इमोशनलेस मॉन्स्टर अपर मून 2 डोमा वर्सेस शिनोबू कनाओ और हमारे लॉर्ड इनोसुके के बीच में, जहाँ तुम्हें पता चलेगा इनोसुके के डार्क पास्ट के बारे में। और इसी फाइट के दौरान इनोसुके सीधा एक हाशिरा लेवल पर पहुंच जाता है और इवन डोमा भी इनोसुके की इस कमाल की पावर को देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाता है। तो अगर तुम भी इन्फिनिटी कासल आर्क का पार्ट 5 यानी कि शिनोबू वर्सेस डोमा के बीच की फाइट का वीडियो चाहते हो तो कम से कम इस वीडियो के नीचे 1500 लाइक का टारगेट तो पूरा कर देना। तुम इतना तो कर ही सकते हो और तुम जितना जल्दी इस टारगेट को कंप्लीट करोगे मैं वीडियो को उतना ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। और हाँ, डीमन स्लेयर की अपकमिंग वीडियोस में तुम्हें पूरे डीमन स्लेयर हिस्ट्री की अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक फाइट देखने को मिलेगी, यानी कि हमारे द बीस्ट अपर मून फर्स्ट कोकोशिबू की फाइट। और ये पूरी की पूरी फाइट पूरे डीमन स्लेयर सीरीज में अब तक की सबसे ज्यादा टॉप पर रैंक करती है। और अगर तुम भी अपकमिंग डीमन स्लेयर की इन कमाल की वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। बाकी अगर तुमने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो अरिगातो।